एक ऐसा वक्त जब भारत कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। फिर एक ऐसा राजवंश आया जिसने न सिर्फ इस विशाल जमीन को एक किया बल्कि ऐसी शानदार इमारतें और ऐसा निजाम बनाया जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगलों की। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। देखिए, हर साल 15 अगस्त को जब भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं तो वो दरअसल एक ऐसी विरासत की छाया में खड़े होते हैं जो सदियों पुरानी है। यही किला जो कभी मुगल सत्ता का दिल हुआ करता था, आज भी हमें उनकी कभी न मिटने वाली छाप की याद दिलाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ तलवार के जोर पर था या कूटनीति का कमाल था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा आइडिया था? आखिर एक खानदान ने इतनी अलग अलग संस्कृतियों वाली जमीन पर इतने लंबे वक्त तक राज कैसे किया, और सबसे जरूरी बात, उनकी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। मुगल साम्राज्य की कहानी भी एक ऐसे शख्स से शुरू होती है जिसने अपना राजपाट खो दिया लेकिन बदले में एक पूरा साम्राज्य जीत लिया। मिलते हैं पहले मुगल बादशाह बाबर से। अब देखिए, मुगलों का वंश दो बड़े ताकतवर योद्धाओं से जुड़ा था, लेकिन वो फख्र सिर्फ एक पर करते थे। अपनी माँ की तरफ से वो चंगेज खान के वंशज थे, एक ऐसा नाम जिससे दुनिया कांपती थी। पर ताज्जुब की बात है कि वो खुद को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसके बजाय उन्होंने अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज होने पर जोर दिया, वो विजेता जिसने दिल्ली को फतह किया था। यह पहचान का एक बहुत सोचा समझा चुनाव था। बाबर की शुरुआती जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में बादशाह बन गया, लेकिन कुछ ही वक्त में सब कुछ छिन गया और वो अपनी ही जमीन से बेदखल हो गया। कई साल भटकने के बाद उसने काबुल में एक नया ठिकाना बनाया और फिर अपनी नजरें एक बहुत बड़े इनाम पर टिका दी, हिंदुस्तान। बाबर की कामयाबी का राज उसकी फौज की गिनती में नहीं बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी में था। पानीपत की लड़ाई में उसने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसने जंग का नक्शा ही बदल दिया, और वो थी तोपें। इस नई मारक क्षमता ने उसे अपने से कई गुना बड़ी सेना पर एक जबरदस्त जीत दिलाई। इसी टेक्नोलॉजिकल बढ़त के साथ बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हरा दिया, और दिल्ली और आगरा पर कब्जे के साथ ही हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई, मुगल साम्राज्य। तो बाबर ने नींव तो रख दी, लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ जीत के दम पर खड़ा नहीं रह सकता। उसे एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार की जरूरत होती है, और वो वास्तुकार था बाबर का पोता अकबर, जिसने इस साम्राज्य को वो ढांचा दिया जो सदियों तक चला। अकबर की सबसे बड़ी काबिलियत एक ऐसा सिस्टम बनाने में थी जो पूरे साम्राज्य को एक साथ जोड़कर रख सके, और इस सिस्टम का दिल था मनसबदार। आप इसे आज के जमाने के एक बड़े सरकारी अफसर या एक मिलिट्री जनरल की तरह समझ सकते हैं। यही वो लोग थे जो असल में साम्राज्य को चलाते थे। ये मुगल सरकार और फौज की रीढ़ की हड्डी थे। ये सिस्टम काबिलियत पर आधारित था। आपकी रैंक यानी जात दरबार में आपकी हैसियत और आपकी तनख्वाह तय करती थी। इसके बदले में आपको एक तय संख्या में घुड़सवार यानी सवार रखने होते थे जो फौज का अहम हिस्सा थे, और तनख्वाह वो कैश में नहीं बल्कि जागीर नाम की जमीन से मिलने वाले टैक्स के तौर पर मिलती थी। सिस्टम बड़ा सीधा लेकिन असरदार था, वफादारी के बदले में ताकत और दौलत। और यही थे वो मनसबदार और उनके सिपाही जो साम्राज्य की असली ताकत थे। वे सरहदों को बढ़ाते थे, बगावतों को कुचलते थे और मुगल बादशाह के हुक्म को पूरे देश में लागू करते थे। कह सकते हैं कि वे साम्राज्य की चलती फिरती ताकत थे। लेकिन अकबर ये भी जानता था कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चल सकते। हिंदुस्तान जहां इतनी अलग अलग संस्कृतियां और धर्म थे, उसे एक करने के लिए एक मजबूत विचार की जरूरत थी, एक ऐसे गोंद की जो सबको एक साथ जोड़ सके। और वो विचार था सुलह कुल, यानी सबके लिए अमन। ये अपने जमाने का एक इनकलाबी, एक क्रांतिकारी विचार था। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब बादशाह की नजर में बराबर थे। इस नीति ने लोगों के गुस्से को शांत किया और एक साझा पहचान बनाई, जिससे साम्राज्य को एक ऐसी मजबूती मिली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अकबर ने जो मजबूती बनाई, उसने एक सुनहरे दौर का रास्ता खोला। उसके बाद आए जहांगीर और शाहजहां के दौर में साम्राज्य दौलत और संस्कृति के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे बड़ी ऊंचाइयों में ही पतन के बीच छिपे होते हैं। फौजी ताकत के अलावा मुगलों ने एक और शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल किया, शादी ब्याह के रिश्ते। राजपूत राजकुमारियों से शादी करके उन्होंने ताकतवर दुश्मनों को वफादार साथी बना लिया। जहांगीर और शाहजहां दोनों की माएं राजपूत थीं, जो इन कामयाब गठबंधनों की मिसाल है। इस स्थिरता का नतीजा शाहजहां के दौर में देखने को मिला। ये वो जमाना था जब कला और वास्तुकला नई ऊंचाइयों पर पहुंची। दुनिया ने ताजमहल को देखा, जो प्यार और ताकत की एक अमर निशानी है। साम्राज्य पहले से कहीं ज्यादा अमीर और ताकतवर था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे सिस्टम पर दबाव बढ़ने लगा था। अकबर के समय में सबसे ऊंची रैंक पर सिर्फ 29 अमीर थे। औरंगजेब के आते आते ये संख्या लगभग 3 गुना बढ़कर 79 हो गई। ज्यादा अमीर होने का मतलब था दौलत और जमीन के लिए ज्यादा खींचतान। इसका सीधा असर ये हुआ कि जागीरों की कमी हो गई। अमीरों को अपनी जमीन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, और जब उन्हें जमीन मिलती तो वे किसानों से ज्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश करते। भ्रष्टाचार फैल गया और देहाती इलाकों में बेचैनी बढ़ने लगी। तो जो साम्राज्य बाहर से इतना मजबूत और शानदार दिख रहा था, वो अंदर से खोखला हो रहा था। सरकारी संकट और किसानों का गुस्सा, ये दोनों मिलकर साम्राज्य की नींव को ही कमजोर कर रहे थे। सबसे बड़ा खतरा सरहदों पर नहीं बल्कि साम्राज्य के अंदर ही पनप रहा था। साम्राज्य तो आखिरकार बिखर गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो सवाल ये है कि मुगलों ने अपने पीछे आखिर छोड़ा क्या? उन्होंने एक ऐसा सरकारी सिस्टम छोड़ा जो इतना असरदार था कि अंग्रेजों ने भी उसे अपनाया। उन्होंने ताजमहल जैसी कला और वास्तुकला की बेमिसाल निशानियां छोड़ी, और उन्होंने सहिष्णुता और टकराव दोनों की एक ऐसी पेचीदा विरासत छोड़ी जो आज भी भारत की पहचान को शेक देती है। तो हम किसी साम्राज्य को आखिर कैसे आगे? क्या उसकी शानदार इमारतों और कुशल प्रशासन से, या फिर उसकी जीतों और लड़ाइयों से? मुगल साम्राज्य हमें दिखाता है कि इतिहास कभी भी सीधा साधा नहीं होता। इसकी कामयाबी का असली पैमाना शायद इस बात में है कि इसकी कहानी आज भी हमें कितना कुछ सोचने और सीखने पर मजबूर करती है।